हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, तनावपूर्ण संबंधों के बीच में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी 3 दिवसीय मालदीव यात्रा पर रवाना हुए हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है उसको समझेंगे, साथ ही भारत और मालदीव संबंधों का क्या इतिहास रहा है, क्या विकास क्रम रहा है, इसको समझने के साथ साथ हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि भारत के लिए मालदीव क्यों महत्वपूर्ण है और मालदीव के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए फटाफट परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शुक्रवार यानी 9 अगस्त को मालदीव की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, लगभग 9 महीने पहले मालदीव के चीन समर्थक राष्ट्रपति, जो वर्तमान राष्ट्रपति है मालदीव के, जिन्हें बड़े स्तर पे चीन का समर्थक माना जाता है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू, इनके शपथ ग्रहण के बाद दोनों देशों के बीच बिगड़े संबंधों के बाद ये नई दिल्ली की ओर से पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। यानी मुइज़्ज़ू को 9 महीने हो गए हैं, उसके बाद भारत की तरफ से ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। इससे पहले मालदीव के जो राष्ट्रपति है मोहम्मद मुइज़्ज़ू, वे नई सरकार के गठन के शपथ समारोह में दिल्ली आए थे। ध्यान रखिएगा, यदि हम विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट की बात करें तो इन्होंने जयशंकर जी की यात्रा की घोषणा करते हुए आधिकारिक बयान में कहा है कि मालदीव भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और भारत की पड़ोसी पहले की नीति और हमारा जो दृष्टिकोण है सागर यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, उसका प्रमुख साझेदार है। तो ऐसे में मालदीव के साथ हमें संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करना है। इस बयान के अनुसार इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच घनिष्ठ साझेदारी को मजबूत करना और अपने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के अवसरों का पता लगाना है। यानी ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंधों को हम बेहतर दिशा में लेके जाएं, उसके लिए अलग अलग क्षेत्रों का पता लगाना भी, अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग करना भी इस यात्रा का एक उद्देश्य होगा। यदि हम वर्तमान संदर्भ की बात करें तो भारत के निकटतम पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध कुछ खास नजर नहीं आते और जो हालिया संकट है बांग्लादेश में, जिसमें बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दिया और देश छोड़ा, उसके क्रम में वहां पे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई है। इसने भारत के अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को लेकर महत्वपूर्ण चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं। हमें ज्ञात होना चाहिए कि शेख हसीना को भारत का समर्थक माना जाता था, तो ऐसे में शेख हसीना का सत्ता से बेदखल कर दिया जाना कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक नई चुनौती लेके आया है, जिसका पता आने वाले दिनों में लगेगा कि हम इन चुनौतियों का समाधान कैसे करेंगे। इसके साथ ही यदि हम पिछले 1 दशक की बात करें तो हम अपने लगभग 5 सहयोगियों को चीन के करीब जाते देख चुके हैं। हसीना की सरकार के गिरने के बाद से भारत की परेशानी और बढ़ गई है, जिससे जयशंकर की क्षमता और मोदी सरकार की विदेश नीति पर बड़े स्तर पे सवाल उठने लगे हैं। ध्यान रखिएगा, अलग अलग विशेषज्ञों का अलग अलग मत है इस पूरे के पूरे मामले को लेके। यदि हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, मालदीव हो, भूटान, श्रीलंका और अब बांग्लादेश सहित अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ भारत के संबंधों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष तौर पे यहाँ पे यदि हम बात करें मालदीव्स में पिछले दिनों से बड़े स्तर पे, मतलब चाइना के करीब होते हुए हम मालदीव को देख चुके हैं। अलग अलग क्लासेस में मैं उसका जिक्र भी कर चुकी हूं। इसके साथ ही नेपाल, पाकिस्तान तो शुरू से ही हमारा कोई खास मित्र रहा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश इत्यादि भी अब चीन के समर्थक नेतृत्व हैं। ध्यान रखिएगा, यहां तक बात करें कि आर्थिक संकट के बाद श्रीलंका में भी सत्ता परिवर्तन हुआ था, लेकिन श्रीलंका और भूटान चीन और भारत के प्रति तटस्थ रुख बनाए हुए हैं, लेकिन नई दिल्ली की ओर उनका थोड़ा और ज्यादा झुकाव है। यानी भूटान और श्रीलंका में भारत समर्थक सरकारों की बात हम कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा जो हमारे पड़ोसी देशों में है, जो हमारे पड़ोसी देशों की यदि हम बात करें तो वहां पे चाइना का प्रभाव हमें बड़े स्तर पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जयशंकर जी के दृष्टिकोण की बात करें तो उन्होंने एक बैठक में कुछ दिन पहले कहा था कि भारत की विदेश नीति और चीन के बढ़ते के प्रभाव के बारे में जब उनसे पूछा गया था तो ये कहा था कि प्रतिस्पर्धा है दोनों देशों के बीच में, लेकिन चिंताओं को कमतर बताया था। लेकिन इतनी चिंताएं
चर्चाएं करने की जरूरत नहीं है। हमें दो प्रमुख वास्तविकताओं को स्वीकार करना होगा। चीन भी एक पड़ोसी देश है और परिणाम स्वरूप यह अनिवार्य रूप से प्रतिस्पर्धी राजनीति के हिस्से के तौर पे देश को प्रभावित करेगा। अतः भारत को अपनी क्षमताओं को विकसित करना पड़ेगा। इस प्रतिस्पर्धा में हमें और ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे कि हम भी जो टक्कर की प्रतिस्पर्धा दे सके सामने वाले देश को। इस तरीके का स्टेटमेंट कुछ महीनों पहले जयशंकर जी ने दिया था। अब ये यात्रा कैसे महत्वपूर्ण होगी, इसका जिक्र हम जब ये यात्रा कंप्लीट हो जाएगी उस पे करेंगे कि दोनों देशों के बीच में क्या क्या संधियां, क्या क्या समझौते हुए, क्या क्या वार्ताएं हुई, कैसे दोनों देश अपने संबंधों को आगे लेके जाएंगे, उसकी चर्चा हम अगले 3 दिन बाद करेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहां पे यदि हम दोनों देशों के संबंधों के विकास की बात करें तो ध्यान रखिएगा 1965 में मालदीव ब्रिटिश से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। यहां पे यह जानना जरूरी है कि भारत मालदीव को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पे मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। यानी शुरुआत के जो हमारे 1965 से 78 तक का जो कालखंड था उसमें हमारे राजनयिक संबंध शुरू हुए थे मालदीव के साथ। यदि हम सामरिक साझेदारी की बात करें तो 1978 से 1988 की बात करें तो 1979 में समुद्री सीमा समझौते पर हस्ताक्षर से दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा को समझने में, परिभाषित करने में मदद मिली थी। लेकिन 1988 से 2008 का जो कालखंड रहा है वो उथल पुथल का कालखंड रहा है भारत और मालदीव संबंधों के दृष्टिकोण से। यदि देखें तो 1988 में संबंधों को चुनौतियों का सामना करना तब पड़ा जब मालदीव में तख्ता पलट के प्रयास हुए और इस तख्ता पलट के प्रयास के कारण ऑपरेशन कैक्टस के तौर पे भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये जो भारत का सैन्य हस्तक्षेप था 1988 में, ये इसका उद्देश्य था तख्ता पलट को विफल करना और मालदीव की राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखना। लेकिन इस तरीके के सैन्य हस्तक्षेप से दोनों देशों के राजनयिक संबंधों में तनाव पैदा हो गया था, लेकिन बाद में इसे सुलझा लिया गया था। यदि हम बात करें सामान्यीकरण और आर्थिक सहयोग की तो 2008 के बाद से मालदीव के साथ हमारे संबंध बेहतर तरीके से विकसित हुए। 2008 में मालदीव में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ था और मोहम्मद नशीद वहां के राष्ट्रपति बने थे। जो मोहम्मद नशीद थे ये भारत समर्थक माने जाते थे, ध्यान रखिएगा। और इस काल में दोनों देशों के मध्य काफी संबंधों में सुधार हुआ। आर्थिक सहयोग, व्यापार और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया था। भारत ने मालदीव को विशेष तौर पे विकासात्मक सहायता भी प्रदान की, विशेषकर बुनियादी ढांचा और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में, यदि हम 2008 से 13 के कालखंड की बात करें। लेकिन 2013 से 18 में फिर से भारत और मालदीव के बीच तनाव देखने को मिला जब वहां पे जो अब्दुल्ला यामीन राष्ट्रपति बने, जिसमें लोकतांत्रिक पतन, मानवाधिकार और चीन की ओर झुकाव जैसे मुद्दों पर चिंताएं देखने को मिली थी। और साथ ही मालदीव BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनके चाइना के नजदीक आता हुआ हमें नजर आया था। उसके बाद यदि हम बात करें 2018 के बाद से फिर से संबंधों में थोड़ा सकारात्मकता देखने को मिली जब इब्राहिम मोहम्मद सोलिह वहां पे चुन के आए और भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर नए सिरे से जोर दिया गया। ध्यान रखिएगा, दोनों देशों ने लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी और भारत ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी मालदीव को। लेकिन फिर से वहां पे जो मोहम्मद मोइजू के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ है, ये मोहम्मद मोइजू चाइना समर्थक माने जाते हैं। इन्होंने निर्वाचित होने के बाद अपनी पहली यात्रा चाइना की थी और दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पे अलग अलग समझौते संपन्न हुए हैं। अब देखना यह होगा कि इस यात्रा के बाद भारत और मालदीव के जो रिश्ते हैं वो किस दिशा में अग्रसर होंगे। यहां पे दो मुद्दों को समझना और जरूरी है कि आखिर भारत के लिए मालदीव इतना महत्वपूर्ण क्यों है और मालदीव के लिए भारत क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यदि हम भारत की बात करें तो यदि हम मालदीव की सिचुएशन, परिस्थिति या लोकेशन को देखें तो पश्चिमी तट से निकटता है, यानी बिल्कुल हमारा निकटतम पड़ोसी देश है। मिनिकॉय से मात्र 70 समुद्री मील तथा भारत के पश्चिम तट से मात्र 300 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है, यानी हमारा नजदीकी पड़ोसी है। यदि व्यापार मार्ग के दृष्टिकोण से देखें तो अदन की खाड़ी और मलक्का जलडमरू के बीच महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर स्थित मालदीव भारत के लगभग आधे बाह्य व्यापार और 80% ऊर्जा व्यापार के लिए टोल गेट के तौर पे काम करता है। यानी भारत के व्यापारिक मार्ग की सुरक्षा के संदर्भ में जो मालदीव की लोकेशन है वो काफी ज्यादा
महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भारत है, ये मालदीव्स है। तो जो भी व्यापारिक रूट है ये एक टोल गेट के तौर पे काम करता है हमारे बाह्य व्यापार और ऊर्जा व्यापार के संदर्भ में। सामरिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो जो मालदीव है वो हिंद महासागर की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थिति पर है, और मालदीव की स्थिरता और सुरक्षा कहीं ना कहीं भारत की स्थिरता और सुरक्षा के लिए काफी मायने रखती है। साथ ही चाइना के प्रति संतुलन के लिहाज से देखें तो मालदीव भारत में हिंद महासागर में चाइना के बढ़ते प्रभाव को प्रति संतुलन करने और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान कर सकता है। हमें पता होना चाहिए कि चाइना कहीं ना कहीं जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या हम ये कहें कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है उसके माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में जरूरत है इस तरीके के प्रयासों के चलते हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना, ताकि हम चाइना के प्रयास को प्रति संतुलित कर सकें। ध्यान रखिएगा। तो एक मुद्दा यह है। आर्थिक साझेदारी की बात करें तो मालदीव के लिए भारत सबसे बड़ा निवेशक है, पर्यटन बाजारों में से एक है, और भारत मालदीव की बड़ी बड़ी बुनियादी और व्यापार ढांचा जो परियोजनाएं हैं उनमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। रक्षा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी मालदीव के लिए भारत का महत्व है। 1988 से रक्षा और सुरक्षा भारत और मालदीव के बीच सहयोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यदि रक्षा साझेदारी की बात करें तो 2016 में रक्षा के लिए व्यापक कार्य योजना पर भी दोनों देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए। मालदीव का लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण भारत द्वारा किया जाता है, या तो द्वीप पर या भारत की विशिष्ट सैन्य अकादमियों में। तो दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण संबंध है। तो ऐसे में भारत के लिए मालदीव इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही यदि मालदीव के लिए भारत के इंपॉर्टेंस की बात करें तो आवश्यक वस्तुओं का जो निर्यात है वो भारत के द्वारा किया जाता है मालदीव में। ध्यान रखिएगा, जिसमें चावल, मसाले, फल, सब्जियां, दवाइयां एटसेट्रा आती हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में मालदीव के छात्र भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आर्थिक निर्भरता की बात करें तो 2022 में भारत और मालदीव के बीच कुल 50 करोड़ के व्यापार में से 49 करोड़ रुपए भारत द्वारा मालदीव को निर्यात किए गए। तो यहां पे मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार भारत था। तो मालदीव के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक दृष्टिकोण से या रक्षा सुरक्षा के संबंधों के दृष्टिकोण से भारत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही आपदा राहत जो प्रोग्राम्स हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे 2004 में सुनामी में जो भारत पहला देश था जिसने मालदीव को सहायता भेजी, 2014 में माले में जो पेयजल संकट उत्पन्न हुआ था उसमें बड़े स्तर पे भारत ने रातों रात हवाई मार्ग से द्वीप पर पेयजल पहुंचाया था। ये कोविड-19 के दौरान भी भारत के द्वारा आवश्यक दवाइयां, मास्क, दस्ताने, पीपीई किट तथा टीके इत्यादि भेजे गए। तो भारत और मालदीव दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोनों देशों के बीच में जो तनाव है या जो नकारात्मक बाधाएं हैं उनको दूर करने का दोनों देशों के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पे हमारे पड़ोसी देश हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यदि हम मालदीव की विशेष तौर पे बात करें तो चाहे हमारी समुद्री सुरक्षा हो, चाहे हमारा व्यापार हो, या हमारे या फिर सामरिक दृष्टिकोण से मालदीव का काफी ज्यादा महत्व है। तो ऐसे में दोनों देशों को सकारात्मक प्रयास करने पड़ेंगे संबंधों को सुधारने के। और भारत के लिए यह मौका है, अवसर है कि भारत ऐसी सिचुएशन में चाइना के प्रभाव को प्रति संतुलित करने का प्रयास करे, मालदीव्स के साथ अपने संबंधों का विस्तार करके। अब यह देखना होगा कि दोनों देशों के बीच किस तरीके की परिचर्चाएं हुई, क्या क्या समझौते हुए, ये हम 3 दिन के बाद फिर से कवर करेंगे। आशा करती हूं ये परिचर्चा आपको समझ आई होगी। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप बेहतर तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे अर्जुन बैच से। ये बैच 10 अगस्त शाम 6 बजे से शुरू हो रहा है। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप है, वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें PT मेंस इंटरव्यू, हर स्तर की प्रिपरेशन, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ इंक्लूड है। तो LD Live कोड का प्रयोग करके आप जुड़ सकते हैं इस बैच से। 10 अगस्त से ये बैच शुरू हो रहा है, यानी कल से ये बैच शुरू हो रहा है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।